गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग क्या देखेंगे? तो आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं बीपीएससी प्री में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें देखते हैं कि जो प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग के सामने क्या है? तो प्राचीन भारत से आने वाले क्वेश्चन, वो अभी बिहार के संबंध में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला? निर्वाण, और एक होता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु यानी शरीर का त्याग, और निर्वाण मतलब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब वो मोह माया के बंधन से मुक्त हो गए थे। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? तो ऑप्शन बी सही है। सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? तो यह संबंध है धर्म चक्र परिवर्तन से, यानी यहाँ पर इन्होंने ज्ञान दिया था। और वैशाली में, तो वैशाली में वो बहुत दिनों तक रहे थे। यहाँ की नगर वधु कौन थी? तो आम्रपाली उनकी शिष्या थी। और भी बहुत सारे बात है जो बाद में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल के अवशेष बिहार में कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो पुरापाषाण काल के अवशेष बिहार में मुंगेर और नालंदा, ये दोनों जगहों से प्राप्त होते हैं। कहाँ कहाँ? नालंदा, मुंगेर, और भी बहुत सारे जगह हैं, जैसे कि सारण जिला का चिरांद। तो इसका उत्तर ई होगा, यानी कि इसमें एक से अधिक है। यही बीपीएससी की खासियत है कि इसमें 5 विकल्प दिए रहते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 80 खंभों के हॉल का खंडहर कहाँ पाया गया? तो ये 80 खंभों का जो हॉल था, ये राजप्रसाद किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था। तो इसके अवशेष कहाँ से? तो पटना के कुम्भरार से प्राप्त हुए हैं। गांगेय घाटी में आर्य सभ्यता का वर्णन किसमें निहित है? तो गंगा घाटी में आर्य सभ्यता का वर्णन इसमें जो दिया हुआ है, कौन कौन? यहाँ देखिए, अथर्ववेद, ऋग्वेद, पुराण, सप्तत ब्राह्मण। पूछा कि सबसे पहले किस में मिला था? तो ऋग्वेद में नहीं वर्णन है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना तो सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई थी, यानी सिंधु नदी के क्षेत्र में। तो उस समय तक गंगे घाटी के बारे में उतना लोगों के पास जानकारी उपलब्ध न था। तो इसका उत्तर कौन होगा? तो सबसे पहले गंगे घाटी में आर्य सभ्यता का वर्णन शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। किससे? तो शतपथ ब्राह्मण से। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको सेव कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे अच्छा होगा जब भी हम कोई वीडियो बनाएंगे तो डायरेक्ट आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। साथ ही कोई जो पीडीएफ भी शेयर करेंगे तो वो भी आपके पास पहुंच जाएगी। महाजनपद काल या महाजनपद का वर्णन किसमें दिया गया है? महाजनपद सबसे पहले अपना देश जो कबीलों में बटा था। कबीले जब बड़े हुए तो जनपद कहलाए। जनपद, कुछ जनपदों के मिलने से महाजनपद। जो कितने थे महाजनपद? तो 16 महाजनपदों की परिकल्पना है। और जब 16 महाजनपदों के मिलने से क्या बनेगा? तो राष्ट्र की कल्पना होती है। तो महाजनपद का वर्णन किसमें किया गया है? जिसके साक्ष्य में मिलते हैं एक अंगुत्तर निकाय, यह क्या है? तो यह बौद्ध साहित्य है, और एक जैन साहित्य से भी मिलता है। तो बौद्ध साहित्य में कौन? तो अंगुत्तर निकाय, और जैन साहित्य से भी होगा। लेकिन तो इसका उत्तर कौन होगा? तो इसमें होगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमें महाजनपद का वर्णन बौद्ध साहित्य के कौन? अंगुत्तर निकाय। जैन साहित्य इसका आता है दीप वर्णन, महापर्व आदि, जो जितने सारे कुछ साहित्य हैं, जिससे भी हमें महाजनपद की बारे में जानकारी मिलती है, जो सिंहली अनुश्रुति में लिखा गया है। गुप्तकालीन सील एवं सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो गुप्तकालीन सील एवं सिक्के, सील यानी मोहर की बात हो रही है, यह कहाँ से मिला? तो यह मिला है आपके वैशाली से। कहाँ से? तो वैशाली से प्राप्त हुए हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण निम्न में से किसके लिए विख्यात है? कौन कौन? तो पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, तो यह नियोलिथिक साक्ष्य, पुरापाषाण साक्ष्य नहीं, यह प्रसिद्ध है मौर्यकालीन खंभों के अभिलेख के लिए। आगे देखते हैं, भटक तपस्वी को प्राचीन बिहार में वरत्य किसमें कहा गया है? तो भटक तपस्वी यानी जो भिक्षुनी या भिक्षु जो घूम घूम कर धर्म का प्रचार करते थे या भिक्षा मांगते थे, को प्राचीन बिहार में वरत्य
कहा गया है। तो किस में कहा गया? शतपथ ब्राह्मण, अंगुत्तर निकाय, अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण, रामायण एवं महाभारत या इनमें से कोई नहीं। तो किस में मिला है? तो अथर्ववेद एवं पंचविंश ब्राह्मण में भटक तपस्वियों का वर्णन मिला है, जिसको क्या कहा गया है? तो व्रत कहा गया है। वासुदेव चरित में किस शासक के इतिहास का वर्णन है? वासुदेव चरित में किस शासक के इतिहास का वर्णन है? तो वासुदेव चरित में अशोक, भद्रबाहु, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा आपका डी, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है हमें। किस ईस्वी में ह्वेनसांग ने नालंदा बौद्ध विहार का भ्रमण किया था? तो नालंदा बौद्ध विहार का भ्रमण ह्वेनसांग ने 637 ईस्वी में किया था। कब? 637 ईस्वी में ह्वेनसांग। कब? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किस में मिलता है? यहाँ देखिए क्वेश्चन है, जो 4 विकल्प है 5, इसमें बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन किस में मिलेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन भद्रबाहु चरित, कल्पसूत्र, परिशिष्टि पर्वन या सभी में या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रतापी राजा जो जैन धर्म के अनुयायी हो जाते हैं, अतः परिशिष्टि पर्वन, कल्पसूत्र ये सब तो जैन धर्म ग्रंथ हैं, इसमें मिलेगा ही। फिर भद्रबाहु यह भी जैन पृष्ठ था, अतः इस सभी में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। उत्खनन से प्राप्त अवशेषों में सबसे पुराने अवशेष कहाँ मिले हैं? तो उत्खनन में प्राप्त अवशेषों में सबसे जो पुराने अवशेष हैं, ये पुराने सबसे पुराने तो कौन कौन? तो मुंगेर व नालंदा, राजगीर, चेचर व चिरांद, सारण एवं भागलपुर। तो बताइए कहाँ के मिले होंगे? तो यह है मुंगेर एवं नालंदा का जो अवशेष है वह सबसे प्राचीन अवशेष है, क्योंकि चेचर और चिरांद के यह नवपाषाण काल के हैं। पत्थर के अत्यंत छोटे औजार एवं हड्डियों का सामान किस युग की ओर संकेत करते हैं? तो पत्थर अब छोटा हो गया था, यानी माइक्रो हो गया, तो जो भी प्राचीन काल के जो हथियार या औजार मिले हैं उसी के नाम पर उस एज का नाम रख दिया गया है। तो पत्थर के अत्यंत छोटे औजार एवं हड्डियों का सामान किस युग का संकेत करता है? तो यहाँ देखिए प्रागैतिहासिक काल, पूर्व प्रशस्तर युग, नवपाषाण युग, मध्यपाषाण युग या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि माइक्रोलिथिक इंग्लिश में होना चाहिए तो है नहीं, और यह नवपाषाण और मध्यपाषाण दोनों समय की यह खासियत आ जाती है। सोनपुर, मनेर, चेचर एवं चिरांद में से किस युग के अवशेष मिले हैं? तो सोनपुर, मनेर, चेचर एवं चिरांद से ताम्रपाषाण युग से पहले आइए या ताम्रपाषाण युग तक के अवशेष मिले हैं। चारकोलिथिक एज की बात है। नवपाषाण युग की कालावधि बताइए। तो नवपाषाण युग की कालावधि, तो नवपाषाण युग की कालावधि है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व, यानी कि यह काल किसका है? तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय की बात कर रहा है। उसी नवपाषाण युग को ही क्या कहते हैं? तो चारकोलिथिक एज भी कहा जाता है। आदि मानव के साक्ष्य कहाँ से मिले? मुंगेर, पटना, गया, या बी में ऑप्शन में है सोनपुर, चेचर, मनेर, या सी में है चिरांद, हड़प्पा, लोथल। तो चिरांद, हड़प्पा और लोथल ये सब तो हड़प्पा घाटी के स्थल हैं, हड़प्पा और लोथल। तो हम सी को तो हटा दे सकते हैं, तो हम लोग का कौन होगा? ऑप्शन ए और बी, यानी मुंगेर, पटना, गया, सोनपुर, चेचर एवं मनेर से हमें आदि मानव के साक्ष्य मिलते हैं। 17 नंबर, काले एवं लाल मृदभांड किस स्थान में पाए गए हैं? काले एवं जो पहले के बर्तन थे, घड़ा कहिए, उसमें कहीं पर ब्लैक रंग का है तो कहीं पर लाल रंग का है, यह उसकी ही खासियत है। तो ये कहाँ कहाँ से हमें मिले हुए हैं? तो यह सोनपुर, और जो सोनपुर कहाँ है? तो यह तो गया क्षेत्र में भी सोनपुर है और एक सारण क्षेत्र का भी सोनपुर है। तो इन क्षेत्रों से हमें काले एवं लाल मृदभांड के स्थान पाए गए हैं। बिहार को वारात शब्द से इनमें से किसमें संबोधित किया गया है? बिहार को क्या कहा गया है? याद कीजिए, वारात्य, अथर्ववेद, पुराण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण या और भी अधिक। तो उसके याद कर लीजिए, बिहार को वारात कहा गया है, किसमें कहा गया? तो
पंचविश ब्राह्मण में। किसमें? तो पंचविश ब्राह्मण में। किवाट, जिसका अर्थ अपवित्र होता है, इसका प्रयोग किस पुराण में है? किवाट। तो किवाट शब्द का प्रयोग आपके बराह पुराण में है। किसमें? बराह पुराण में। और किस क्षेत्र के लिए? तो अभी मगध के लिए ही उपयोग में लाया गया है। किस ग्रंथ के अनुसार भारत इंडिया में 16 महाजनपद थे? तो इसका वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय से और सीहरी अनुश्रुति से। तो इसका उत्तर कौन होगा? तो अंगुत्तर निकाय। किन स्थलों को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है? पवित्र स्थान यानी कि वह धार्मिक रूप से विकसित क्षेत्र होंगे। तो गया, गंगा, राजगीर, बक्सर, तो गंगा तो नदी का नाम है, पटना, वैशाली, राजगीर, गया, पुनपुन, राजगीर, मनेर, चेचर, नालंदा, या एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी गया, पुनपुन और राजगीर, इन तीनों को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है। आर्य सबसे पहले बिहार के किस क्षेत्र में आकर बसे थे? कौन? तो आर्यों की बात हो रही है। तो याद कर लीजिए, सबसे पहले आर्य मगध में ही आकर बसे थे। प्रारंभिक मगध राज्य का विस्तार क्या था? तो प्रारंभिक मगध राज्य का विस्तार पटना हुआ। पटना के दक्षिण में होगा, नॉर्मल सी बात है। तो पटना से लेकर गया तक था। मगध द्वारा मथुरा पर किए गए आक्रमणों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो मगध में कौन राजा था? तो अजातशत्रु की बात हो रही है। तो मगध द्वारा मथुरा पर आक्रमण किया गया। तो इसकी जानकारी हमें किससे मिलेगी? तो यह महाभारत में वर्णन मिलता है। किसमें? तो महाभारत में। जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो जरासंध है। तो जरासंध के पिता का नाम बताइए। तो जरासंध के पिता का नाम बृहद्रथ था। क्या नाम था? बृहद्रथ। तो यह 25 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद फिर मिलेंगे तो 25 से आगे बढ़ेंगे। तो 25-25 क्वेश्चन का सेट लाएंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो, देखने में रुचि बनी रहे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।